नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का भविष्य क्या दिखता है? अब आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को क्या मतलब, पाकिस्तान का भविष्य क्या दिखता है, उसका भविष्य है कि नहीं, उसका भविष्य उज्जवल है या अंधकारमय है। बहुत मतलब है। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे विकास के रास्ते में, हमारे देश की शांति के रास्ते में, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में, हर मामले में बहुत बड़ा रोड़ा है। इसलिए पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता पाकिस्तान से ज़्यादा हमें करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान फिर से उस स्थिति में ना आने पाए कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे सके। जिस तरह की मार पड़ी है 3 दिनों में, 4 दिन भी कह सकते हैं, 7, 8, 9, 10 मई, पाकिस्तान की कई पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। पूरी दुनिया में अब ये स्थापित हो गया है कि भारतीय सेना और ख़ास तौर से भारतीय वायुसेना जो है वो जितनी सक्षम है, दुनिया में किसी देश की वायुसेना की वो स्थिति नहीं है। ये कहने में बहुत बड़ी बात लग सकती है, बड़बोलापन भी लग सकता है, लेकिन जब युद्ध में स्थितियां जो सामने आती हैं उसका सामना करके आप जो मानदंड स्थापित करते हैं उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर पाता, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाता, और भारत ने ये करके दिखाया है। तो एक बात तो रही सैन्य कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान की हालत क्या है, ज़रा इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे वीडियो मिला पाकिस्तान के एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर कैसर। वो एक छोटे से 10, 15, 20 लोगों के समूह को संबोधित कर रहे हैं। उसमें यही बात हो रही है कि पाकिस्तान की हालत क्या है, और वो मुख्य तौर पर चूँकि अर्थशास्त्री हैं तो इसलिए अर्थशास्त्र के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे 2 विंडो थे हमारे पास, एक सुरक्षा का और दूसरा अर्थशास्त्र का। सुरक्षा का विंडो जो है उसकी खिड़की तो भारत ने बंद कर दी ऑपरेशन सिंदूर से। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं की, लेकिन उनका मतलब यही था कि इस कार्रवाई के बाद भारत ने हमारा जो सुरक्षा का विंडो था, जो दुनिया भर में हम गाते फिरते थे कि हमारी एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं है, बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, हम भारत का मुकाबला करने और यहाँ तक कि इसको परास्त करने की भी क्षमता रखते हैं। जब असल में मौका आया वो ताकत दिखाने का, तो मालूम हुआ कि ये सब हवाई था। तो सुरक्षा के मामले में या कहें सैन्य ताकत के मामले में तो पाकिस्तान की क्या हालत है ये पूरी दुनिया ने देख ली, पाकिस्तान के लोगों ने भी देख ली। नतीजा ये है कि पाकिस्तान के लोग अपनी सेना से सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले जब जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है, तब तब पाकिस्तान के लोग अपनी सेना के पीछे बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे, कह रहे हैं कि भारत तो सबूत दिखा रहा है, आप जो दावा कर रहे हैं उसका कोई एक तो सबूत दिखाइए, एक वीडियो दिखाइए, एक फ़ोटो दिखाइए। आप तो कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं, दावा करते जा रहे हैं। तो हमसे तो सच बोलिए, ये पाकिस्तान की आवाम कह रही है। तो डॉक्टर कैसर का कहना है कि अब पाकिस्तान के पास एक ही काम है, और वो काम है कर्ज मांगना। तो देखिए, कर्ज तो दुनिया में समाज के हर क्षेत्र में लोग लेते हैं। हम आप भी लेते हैं व्यक्तिगत रूप से, बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कोई मकान के लिए कर्ज लेता है, कोई दुकान के लिए कर्ज लेता है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए, कोई जो है मोबाइल खरीदने के लिए। अलग अलग कारणों से हम सब लोग कर्ज लेते हैं। कंपनियां भी कर्ज लेती हैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, नई यूनिट्स लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। और देश भी कर्ज लेते हैं। देश कर्ज लेते हैं अपने देश के विकास के लिए, अपनी देश की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान किस लिए कर्ज लेता है। पाकिस्तान को आप एक देश की तरह मत देखिए। जो दुनिया के बाकी देश करते हैं वैसा पाकिस्तान में नहीं होता है। पाकिस्तान कर्ज लेता है कर्ज चुकाने के लिए। जो पुराना कर्ज लिया है उसको चुकाने की उसकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, आमदनी नहीं है, तो कहाँ से चुकाएंगे। तो कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि नहीं चुकाएंगे तो डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, तो फ़ायदा उठाते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन लेकर एवरग्रीनिंग का,
कि कर्ज चुकाने के लिए कर्ज दे दो, नहीं तो हम तो दिवालिया हो जाएंगे, हम तुम्हारा कर्ज नहीं लौटा पाएंगे, डूब जाएगा। ये बिना सोचे, ये जो है संस्थाएं बिना सोचे तो नहीं कर सकते, बड़ा सोच समझकर रणनीति के तहत देते हैं। सवाल ये है कि यूरोप के देश, अमेरिका, चीन, ये सब लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनसे पाकिस्तान को कर्ज दिलाने में मदद क्यों करते हैं? ख़ास तौर से चीन, अमेरिका और यूरोप की बात करें, इन सब को भारत के लिए एक इरिटेंट चाहिए जो पाकिस्तान है। तो डॉक्टर कैसर कह रहे थे कि हमको बड़े डॉलर मिल रहे थे जब तक सोवियत संघ और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, अफ़गानिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब तक हमको डॉलर मिल रहे थे क्योंकि हम डॉलर के बदले कुछ भी करने को तैयार थे। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया कि हम 30 साल से आतंकवाद का ये सिलसिला चला रहे हैं, पाल पोस रहे हैं आतंकवादियों को, आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, हम अमेरिका और यूरोप के कहने पर, उनके समर्थन से। तो अब कोई दबी छिपी बात तो रही नहीं। तो पाकिस्तान को ये विदेशी मुद्रा डॉलर मिल रहे थे अमेरिका से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए और रूस के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए। सोवियत संघ से सिलसिला शुरू हुआ, रूस तक चलता रहा है। अफ़गानिस्तान में ज़रूरत थी पाकिस्तान की, हालांकि पाकिस्तान दोनों तरफ से खेलता रहा, अमेरिका का साथ भी देता रहा, पैसा लेता रहा, हथियार लेता रहा और अमेरिका को धोखा भी देता रहा। और सबसे बड़ा उदाहरण है ओसामा बिन लादेन, झूठ बोलता रहा लगातार अमेरिका से कि हमको जानकारी नहीं है, और उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास में ही उसको छिपा कर रखा हुआ था पाकिस्तान ने, जिसे अमेरिका ने खोजा और मारा। तो डॉक्टर कैसर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम का 80% बैंकिंग सिस्टम फॉरेन ओन्ड है, मतलब उसकी मालिक जो है, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसमें 80% का मालिकाना हक विदेशियों के हाथ में है। चाहे विदेशी कंपनियां हो, चाहे विदेशी सरकारों के संस्थान हो, उनके हाथ में है। टेलीकॉम उनका 100% फॉरेन ओन्ड है, कुछ उसमें पाकिस्तान का नहीं है। उनका 1993 से अभी तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के जितने गवर्नर बने सब विदेशों से आए। कोई देशी आदमी जो है वो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का गवर्नर नहीं बना। इसलिए आप समझ लीजिए पाकिस्तान की अर्थनीति कौन चला रहा था। पाकिस्तान के लोग तो नहीं चला रहे थे, पाकिस्तानी तो नहीं चला रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कराची पोर्ट, जो उसके पास बड़ा एसेट है, उसके निजीकरण की घोषणा की है। इसके अलावा सऊदी अरब की एक टीम आकर पाकिस्तान के जितने बड़े हवाई अड्डे हैं सबका दौरा निरीक्षण कर चुकी है। इनमें से 3 बड़े एयरपोर्ट बिकने वाले हैं, सऊदी अरब खरीदने वाला है। पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि हम बेच नहीं रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म तो ख़त्म हो गया, आने वाले समय में पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरात, इन 3 देशों का उपनिवेश बन जाएगा। हम उनके नौकर होंगे, पाकिस्तानी जितने होंगे उनकी नौकरी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मालिक वो हो जाएंगे। उसके अलावा वो कहते हैं कि इंटरनेशनल आर्किटेक्चर जो सिक्योरिटी का है वो बदल चुका है। हम 60 साल से पिछले सोवियत संघ और अमेरिका के पैसे पर पल रहे हैं, लेकिन अमेरिका को अब हमारी ज़रूरत नहीं है। वो अफ़गानिस्तान से निकल चुका है, उसका रूस से युद्ध ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को नहीं है। अमेरिका की जो लड़ाई है वो चीन से है, और चीन के विरुद्ध लड़ाई में अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, पाकिस्तान की नहीं। हम सिर्फ भारत के लिए एक इरिटेंट है, हमको बनाए रखा जाएगा ताकि भारत को इरिटेट करते रहें, जिसके बदले में भारत से सौदेबाजी हो सके अमेरिका और चीन की। लेकिन हमको लड़ने नहीं दिया जाएगा। ये आने वाले समय की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये आखिरी मौका था जब पाकिस्तान ने भारत से लड़ने की कोशिश भी की। और उनका जिस देश की सेना देश की सुरक्षा के बजाय व्यापार के बारे में सोचने लगे, उसकी हालत का अंदाज़ा लगा लीजिए। सेना पंजाब में 1 लाख एकड़ ज़मीन मांग रही है खेती कराने के लिए।
दुनिया की कौन सी फौज है जो खेती कराती है, एग्रीकल्चर के बिजनेस में उतरती है? लेकिन पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो इसे कहा भी जाता है कि हर देश की अपनी सेना होती है और पाकिस्तान में सेना का देश है। तो डॉक्टर कैसर कहते हैं कि आने वाले समय में कैंटोनमेंट का उपनिवेशवाद होगा। और सेना को परेशानी क्या है? भारत ने ये सिंधु जल समझौता स्थगित किया है, इससे पाकिस्तान की सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान में सबसे उपजाऊ ज़मीन जो है वो पंजाब में है, जो पाकिस्तान का पंजाब है, और पूरी सेना वहीं से है, पंजाबियों की सेना है, सारे जनरल वहीं से हैं। उस इलाके को और उपजाऊ बनाने के लिए सिंधु नदी का जल नहर बनाकर पंजाब पहुंचाने की योजना थी, उस पर काम भी हो रहा था। उसका विरोध सिंध के लोग कर रहे हैं, तो पंजाब और सिंध में झगड़े हो रहे हैं। अब भारत ने पानी बंद कर दिया तो ये जो योजना थी पाकिस्तान के फौजियों की, पाकिस्तान की फ़ौज की, पाकिस्तान के जनरल्स और कमांडर्स की, वो योजना भी खटाई में पड़ गई है। अब उनकी खेती नहीं हो पाएगी, पानी का व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की आर्थिक हालत जर्जर हो चुकी है। उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो मुश्किल से 10 दिन का है, तो उसको रोज़ के हिसाब से भीख चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिले इसके लिए वो किसी तरह से भी इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। इसीलिए पहलगाम का जो नरसंहार है, इसीलिए वो उसने किया कि इसके बदले में उसको हथियार मिलेंगे, उसको आर्थिक मदद मिलेगी, और इसमें फ़ायदा चीन का है और परोक्ष रूप से अमेरिका का भी है। वरना देखिए कि पाकिस्तान नॉन नेटो कंट्री है, फिर भी नेटो के जितने सदस्य हैं सब पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, और सबसे आगे तो इस समय जो है इसमें तुर्की है। तो इसलिए पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा है। भीख के कटोरे में कुछ डॉलर आ जाते हैं, इसलिए वो सरवाइव कर रहा है। उसके पास अपना कर्ज, पुराना कर्ज लौटाने के लिए भी पैसा नहीं है, उसके लिए भी उसको नया कर्ज चाहिए, और इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी तरह से इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। तो ऐसा देश, उसके भविष्य की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा देश हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे देश का अस्तित्व ही हमारे लिए खतरा है। इसलिए भगवान कृष्ण को याद कीजिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। युद्धस्व विगत ज्वर, बिना किसी चिंता के युद्ध करो। हे पार्थ, ये आज भारत के लोग, भारत की सरकार और भारत की सेना से कह रहे हैं, लेकिन जिस समझदारी के साथ ये 4 दिन का युद्ध हुआ है कि दुश्मन की कमर तोड़ दीजिए और उसको रोने का मौका न मिले, तो ये बकरा आप जान लीजिए किश्तों में कटने वाला है, एक साथ नहीं होगा कुछ, धीरे धीरे। और मैं कह रहा हूं आने वाले कुछ महीनों में सबसे बड़ा असर, और उस दिन से कह रहा हूं यानी 23 अप्रैल से, 23 अप्रैल 2025 से, जब CCS में तय हुआ कि हम सिंधु जल समझौते को स्थगित करेंगे। अभी उसका असर दिखना शुरू नहीं हुआ है ठीक से। जैसे जैसे उसका असर दिखने लगेगा वैसे वैसे पाकिस्तान तिलमिलाएगा, चिल्लाएगा, रोएगा, विनती करेगा, गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा। ये सब स्थितियां आने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।